हिंदी ग्रामर का 6 लेसन कारक पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है और आपने शुरू से पढ़ते आए हो कि कारक क्या होते हैं और इनके चिन्ह कौन से होते हैं, वह कहाँ प्रयुक्त होते हैं और कैसे वाक्य का निर्माण या वाक्य बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। कारक क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, है ना। इन जैसे कोई भी वाक्य है तो उसमें कोई भी कारक चिन्ह लग के ही वाक्य का निर्माण होता है, समझ गए ना। तो कारक क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। फिर है कारक के भेद। कितने होते हैं? ये 8 होते हैं, समझ गए ना। कारक के भेद कितने होते हैं? 8, और उनमें भी अलग अलग चिन्ह होते हैं। कौन से कारक में कौन सा चिन्ह होता है ना। तो फर्स्ट है कर्ता कारक, सेकंड कर्म कारक, थर्ड करण, फोर्थ संप्रदान, फिफ्थ अपादान, सिक्स्थ संबंध, सेवन अधिकरण और 8 संबोधन कारक। तो ये कारक इनमें अलग अलग चिन्ह होते हैं जो कि वाक्य में लगकर वाक्य का निर्माण करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ में जोड़कर उसका संबंध बनाते हैं और बताते हैं और वाक्य का निर्माण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, यह कारक कहलाते हैं। समझ गए ना, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया। आगे देखिए, कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। ये संबंध बताता है, क्रिया के साथ में जोड़ के उसका संबंध वाक्य का निर्माण करता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। आपके बुक में पिक्चर भी बनी हुई है और नीचे वाक्य भी दिए हुए हैं और उन वाक्यों में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, कौन सा कारक चिन्ह लगा है और वाक्य का निर्माण हुआ है। देखिए, अतुल ने खाना खाया, कौन सा कारक लगा इसमें? ने, और वाक्य बना, है ना। तो अतुल ने खाना खाया, सार्थक करण को विद्यालय ले गया, अपूर्व ने पेंसिल से पत्र लिखा, पिताजी अक्षर के लिए घड़ी लाए। यह उदित का परिवार है, पेड़ पर बंदर बैठा है। तो इन सभी में कारक प्रयुक्त हुआ है, तभी वाक्य का निर्माण हुआ है या वाक्य बना है। बिना कारक के वाक्य का निर्माण या वाक्य नहीं बन सकता। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ने, को, से, के लिए, का, पर ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में शब्दों के बीच संबंध बता रहे हैं। कारक जोड़ के ही उनका संबंध बता रहे हैं और वाक्य का निर्माण हुआ है। ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह। इन्हें पर्षक या विभक्ति भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। किसके साथ? क्रिया के साथ में, खासकर क्रिया के साथ में संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। कारक के भेद,
ये भी मैंने आपको बताया 8 होते हैं, है ना। तो फर्स्ट है कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले यानी कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या बताया इसमें कि कार्य के शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? ने। इसका चिन्ह क्या है? ने, है ना। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। तो अतुल पुस्तक पढ़ रहा है। अतुल ने पुस्तक पढ़ी, है ना। एक में सिर्फ कर्ता, है ना, और दूसरे में कर्ता और कारक, है ना, दोनों का प्रयोग किया गया है। समझ गए? तो फर्स्ट में है अतुल पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरे में अतुल ने पुस्तक पढ़ी। तो कर्ता कारक हो गया ना। तो इसमें कर्ता और कारक दोनों बताए गए हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों से स्पष्ट होता है कि अतुल क्रिया का करने वाला है। अतुल कौन है? कर्ता, क्रिया को करने वाला। अतः अतुल कर्ता कारक है। कौन है? कर्ता कारक, है ना। तो ये कर्ता कारक में आ गया। तो इसमें इसका चिन्ह कौन सा लगेगा? ने। तो अतुल ने पुस्तक पढ़ी। समझ गए? यहाँ दूसरे वाक्य में मयंक के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है। इसमें मयंक भी दिया हुआ और अतुल ही दिया हुआ है सेकंड में, पर यहाँ पे मयंक लिखा हुआ है, आप देखना। ने का प्रयोग हुआ है जबकि पहले वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अतुल में नहीं हुआ है और इसमें सेकंड में मयंक है, उसकी जगह अतुल लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें कारक का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कर्ता कारक का प्रयोग कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है। समझ गए? दोनों वाक्य सही है। इसमें एक में कर्ता बता रहा है कर्ता कारक में, और दूसरे में कर्ता और कारक दोनों, मतलब चिन्ह और कार्य को करने वाले का भी बताया गया है। कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। समझ गए ना। तो जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? को। उदाहरण देखिए, माता भोजन बनाती है ना। भोजन, समझ गए। सेकंड में देखो, माता भोजन को परोस रही है ना। तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। कि जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ रहा है वह कर्म कारक है। यहाँ पहले वाक्य में बनाती है क्रिया का फल भोजन, है ना। तो क्या हुआ? क्रिया का फल क्या हुआ? भोजन, है ना। क्रिया क्या हुई? बनाती, है ना। तो दूसरे वाक्य में परोस रही है, क्रिया का फल क्या हो गया? क्या हो गया? भी भोजन, है ना। अतः वाक्य में भोजन कर्म कारक है। समझ गए? दोनों का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव फल पर, प्रभाव या फल किस पे पड़ता है? हाँ, कर्म पे। तो जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। पहले वाक्य
प्रयोग भी कारक चिन्ह के साथ तथा बिना कारक चिन्ह के साथ भी हो सकता है। समझ गए? थर्ड आता है करण कारक। करण का अर्थ है साधन। समझ गए? जिसके द्वारा कार्य अपन करते हैं। समझ गए? कोई भी साधन हो, जैसे पेंसिल हो, पेन हो, कार वगैरह, कोई भी चीज है ना। तो करण का अर्थ है साधन। कर्ता जिस साधन से कार्य या क्रिया को करता है वह करण कारक कहलाता है। जिस साधन के द्वारा वह क्रिया या काम करता है वह क्या कहलाता है? करण कारक। इसके चिन्ह कौन से हैं? से तथा के द्वारा। उदाहरण देखिए, रवि ने पेन से पत्र लिखा। ठीक है, साधन क्या हो गया? पेन से। सेकंड देखिए, बच्चे बस के द्वारा विद्यालय गए। तो किसके द्वारा? बस के द्वारा। तो दोनों में साधन क्या हो गया? एक में तो पेन और दूसरे में बस। तो ये कौन सा कारक हो गया? करण कारक, जिसमें साधन के द्वारा कार्य हो रहा है। समझ गए? फोर्थ आता है संप्रदान कारक। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, समझ गए, या जिसे कुछ दिया जाता है, या तो किसी के लिए किया जा रहा है काम या किसी को दे रहे हैं, तो वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह है के लिए और को। समझ गए? उदाहरण देखिए, अक्षय अपने मित्र के लिए पर्स लाया। कौन सा कारक प्रयुक्त हो रहा है? के लिए आया ना, तो कौन सा है ये? संप्रदान कारक। सेकंड में देखिए, पिताजी ने हरीश को घड़ी दी, है ना। दोनों में, एक में के लिए और एक में को, कारक चिन्ह इसका प्रयुक्त हो रहा है। तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ है अपादान कारक। इसका अर्थ होता है अलग होना, किसी भी वस्तु का अलग होना। जैसे टेबल से पेंसिल गिर गई, या पेड़ से गिर गया, छत से, मतलब किसी भी वस्तु से अलग होना। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अलग होना, समझ गए ना। तो किसी भी वस्तु का अलग होना, व्यक्ति या वस्तु का अलग होना अपादान कारक के अंतर्गत आता है। इसका कारक चिन्ह है से। समझ गए? जैसे उदाहरण देखो, बादल से बूंदें गिरती है, पेड़ से पत्ता गिरता है ना। अलग हो रहे, तो इसमें ये कारक प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में बादल से बूंदें और पेड़ से पत्ता अलग होने का कार्य कर रहे हैं, अतः बादल और पेड़ अपादान कारक है। किससे अलग हो रहे ना? वो कौन से हो गए? अपादान कारक। समझ गए? याद रखिए, करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में, जबकि अपादान कारक में से का अलग। करण में तो क्या होता है? साधन के लिए प्रयोग हो रहा है से, और इसमें अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए? करण कारक में साधन के लिए और इसमें अलग होने के लिए से का प्रयोग होता है। 6 है संबंध कारक। वाक्य में जिस शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या बताया गया है? कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री।
है ना। तो उदाहरण देखो, यह नेहा का बस्ता है, ये मनोज के गुरु है, वह सुमेर की पतंग है। तो देखो सभी जगह कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो संबंध बता रहा है। तो संबंध कारक में क्या होता है कि वाक्य के जिस शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द के साथ में प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और इनके चिन्ह का, के, की, है ना। तो ये कैसे कहाँ जुड़कर वाक्य और संबंध को प्रकट करते हैं। इन वाक्यों में नेहा का बस्ते से, मनोज का गुरु से तथा सुमेर का पतंग से संबंध प्रकट हो रहा है ना। तो क्या बताया, नेहा का बस्ते से, मनोज का गुरु से और सुमेर का पतंग से संबंध स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए अदिति, पार्थिव और सुमेर संबंध कारक है। 7 है अधिकरण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर चौक पड़ी है या रखी गई है, या पेड़ पर कोई बैठा है, या किसी भी साधन या आधार का जो प्रयोग होता है वो किसके अंतर्गत आता है, अधिकरण कारक के अंतर्गत। समझ गए। इसके कारक चिन्ह है मैं और पर। तो उदाहरण देखिए, पेड़ पर कौवा बैठा है, तो आधार क्या हो गया, पेड़, है ना। इसी प्रकार से जंगल में जानवर है, तो क्या हो गया आधार, जंगल। समझ गए ना। तो पेड़ पर कौवा बैठा है, जंगल में जानवर है, तो ये किस कारक के अंतर्गत आ रहे हैं, अधिकरण कारक के अंतर्गत। समझ गए। आधार बता रहा है, जिसमें आधार बताया जाता है उसमें वह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों में जंगल तथा पेड़ अधिकरण कारक है। मैंने बताया ना आपको, क्योंकि जंगल तथा पेड़ क्रमशः जानवरों के रहने तथा कौवे के बैठने की क्रियाओं के आधार है, आधार को बता रहा है। समझ गए ना। तो यह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। 8वां है संबोधन कारक। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, बच्चों चलो घर आओ, अरे तरुणा, इसमें कौन सा चिन्ह लगता है, जैसे कहते हैं ना आश्चर्यचकित की बात हो वगैरह, है ना, किसी को संबोधित वगैरह, इसमें ये चिन्ह भी लगता है। इसीलिए इसको संबोधक कारक कहते हैं। किसी को पुकारने, बोलने, है ना, आश्चर्य की बात हो वगैरह, इसमें ये प्रयुक्त किया जाता है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो आप कारक क्या है, कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं, कैसे वाक्य निर्माण होता है, किस कारक में कौन सा चिन्ह होता है ना, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके बुक के पेज नंबर 30 पे देखो कारक, उनके चिन्ह और प्रयोग ये दिया गया है। ये सारणी बनाई गई है, इसको देखना, आपको पता चल जाएगा किस कारक में किस चिन्ह का और कैसे प्रयोग होता है।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा लेसन। अगर इस